ईएलसी ने एमपी छिंदवाड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गलत खबर पर जताया ऐतराज, व्यक्तिगत आरोप खारिज। क्या शहर में सक्रिय हुआ गिरहकट महिला गिरोह, सनीचरा में ग्राहक के पर्स से गायब हुए 50,000। फरार पटवारी रेशम पवार मथुरा से गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की सफलता। और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन, बरासिया विजेता, छिंदवाड़ा उप विजेता। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शुक्ला और शुरुआत करते हैं खबरों की। पिछले कई दिनों से शहर के एक समाचार पत्र द्वारा ईएलसी इन एमपी को इंटेंशनली टारगेट कर क्षति पहुंचाने की मानसिकता से खबरें प्रकाशित की गईं। निराधार व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, यह कहना है ईएलसी इन एमपी के पदाधिकारियों व सदस्यों का। आज आयोजित प्रेस वार्ता में ईएलसी इन एमपी के वरिष्ठ सदस्य अशोक चौकसे ने हर बात हर पहलू का खुलासा किया और पुलिस की नस्ती भी प्रेस को उपलब्ध कराई। मैंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें कुछ तथ्य भी सामने रखने हैं, तो ये परमेश्वर का धन्यवाद है आप सब आए। कुछ दिनों से पेपरों में हमारी संस्था के बारे में बहुत ऐसी बातें छप रही थी जो दिल को बहुत तकलीफ़ दे रही थी। और इसी कारण क्या हुआ कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, आप हैं हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु बिशप ई पंचू साहब, और आप हमारे चर्च के सेक्रेटरी हैं जिनको काफ़ी लोग जानते हैं, नितिन साहब जी, सभी लोग जानते हैं बहुत करके। और आप हैं मैडम सिल्विया आनंद जो हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आप हैं हमारे प्रॉपर्टी सेक्रेटरी, और आप हैं मिस्टर जैक्सन कुमार इंटरनल ऑडिटर। तो हमारी संस्था जो है ईएलसी, जिसके विरुद्ध में लगातार छपते रहा, हमारी संस्था कोई ट्रस्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारी संस्था सोसाइटी है और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत हम पंजीयन हुए हैं और हमारा पंजीयक नंबर 12 है। 135 साल पुरानी हमारी ये संस्था है और इसमें हमारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि पाडर का जो अस्पताल है वो हमारा है, सागर में खुरई अस्पताल हमारा है, बैकुंठपुर में अस्पताल हमारा है, शहडोल में एक अस्पताल था जो बंद हो गया किन्हीं कारणों से। ऐसे 4 अस्पताल हमारे चलते हैं। एक जामई में हमारा हॉस्पिटल है, नर्सरी है, अंधत्व के लिए हम लोगों ने जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो संस्था है, हमारे हॉस्टल्स हैं, हमारे फार्म हाउस हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। और हमेशा हमारे समाज ने, क्रिश्चियन समाज ने हमेशा जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए जो सेवाएं बिहाइंड द कर्टन होती, पर्दे के पीछे हैं, वो सब देते हैं और कभी सामने नहीं आते। इसलिए कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि मानव समाज की भलाई। और जिस तरीके से जो बातें पिछले दिनों छपते रहीं उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है ना? एक पत्र में लगातार 6 दिन से ये खबरें छप रही हैं। बहुत सही आपने बोला, क्योंकि बहुत से लोग, हमारे बीच के लोग ये समझ नहीं पाते हैं। ये एक दिव्य एक्सप्रेस है जिसमें लगातार 7 रोज से गलत तरीके की खबरें छापी गई हैं, पीत पत्रकारिता की गई है। और ये पत्रकार समाज के लिए भी एक बड़ी अजीब बात है कि जो छापा है उसके बारे में संस्था से पूछा ही नहीं है कि भाई आपका कहना क्या है। एक तरफा छापा है हर, और मतलब अनाप शनाप जो छापा है। इसी ये 7 दिन के पेपरों का ये जो हमारे ऊपर छपा है कि FCRA में हमने बहुत बड़ा गबन किया, 3 करोड़ रुपए हम लोगों ने खा गया। तो इसके बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए आज आप लोगों को
हमने बुलाया है। इसमें ऐसी बातें छपी हैं जो बहुत तकलीफ देती हैं, समाज के लिए भी और समाज के बाहर के लिए भी। पुलिस ने ये जो है, ये जितने आरोप इन्होंने लगाए थे इस पेपर के माध्यम से, अकाउंट्स के बारे में, ज़मीन के बारे में, फंड की हेराफेरी के बारे में, इसका 91 में पुलिस को धारा 91 के तहत इतना बड़ा अधिकार होता है कि वो मेरे घर में क्या चीज़ है वो भी पूछ सकते हैं और उसका जवाब हमको एनी हाउ एनी कंडीशन डॉक्यूमेंट के अनुसार देना होता है। तो ये FCRA के अकाउंट्स के बारे में, फॉरेन अकाउंट्स के बारे में इन्होंने ये शिकायतें किया है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, समाज को ठेंगा दिखाकर भर ली अपनी जेब। तो इस आधार पे हमने ही रिक्वेस्ट किया थाने में कि भाई 91 में आप हमसे पूछे जो इन्होंने ये किया है। और 91 के अनुसार जितने इन्होंने आरोप लगाए थे, ये करीबन 60-70 पेज की रिपोर्ट है। अगर आप चाहेंगे तो हम उपलब्ध भी कराएंगे, हमको छुपाने का कोई डर नहीं है और किसी बात का भय नहीं है। तो जब हमने ये सारी चीज़ें उनको दिया पुलिस को, तो ये उन्होंने खात्मा किया है, जो इसमें मैं 3 लाइन पढ़ के बता देता हूँ कि शिकायतकर्ता पूर्व में ELC MP चर्च संस्था का सदस्य था, किंतु शिकायतकर्ता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात संस्था से निष्कासित किया गया। इस कारण आवेदक के द्वारा संस्था को बदनाम करने एवं संस्था सदस्यों को परेशान करने की नियत से शिकायत करना पाया गया है। प्रतिवेदन नस्ती कर दिया जाता। तो ये जो है, ये हमने रिसीव काफ़ी लिया है, ये कल ही हुआ और आज चूँकि ये रिसीव काफ़ी मिलना ज़रूरी था, इसलिए आप लोगों को आज हमने बुलाया है। टोटल जो हैं पूरे देश में हमारे को जब ये फॉरेन ये आता है, FCRA के द्वारा जो फंड आता है, उसके पोर्टल के ऊपर साइड हैं और पूरे देश में आपको ELC जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। इन्हीं की ऐसी शिकायतों, पूरी ऑडिट रिपोर्ट से लेके सारी चीज़ें हम देते हैं वहाँ पर आपको। आप देख लो अभी करके बैठे बैठे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर पूरा मिल जाएगा। पूरे पोर्टल पे हिंदुस्तान में जितने भी जगह पे FCRA का फंड आता है उनके सब के रिकॉर्ड के साथ हमारा रिकॉर्ड भी मिलेगा। हमारा लोकसभा में भी प्रश्न उठ चुका है और सब चीज़ों से हम निर्भीक होकर निकल चुके हैं। और FCRA का हमारा वो अकाउंट जो बंद हुआ है, वो अकाउंट हमारा नहीं है, वो था स्कूल का, दानियन कॉलेज का 9002 जो है वो हमारा अकाउंट है। हाँ मनसा ये है, एक तो हमारी संस्था पे लगे हुए दाग को हम साफ करना चाहते हैं। किनकी? अच्छा उनकी मनसा क्या हुआ वो देखिए, हमारा जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉज, उसके अनुसार ये समाज की सदस्यता के बाहर हो गए। समाज के बाहर नहीं निकालते हैं, ये अधिकार हमको दिया ही नहीं है सरकार ने, लेकिन हम अपनी सदस्यता से उनको अलग कर सकते हैं। तो चूंकि उन पे आपराधिक प्रकरण थे और चर्च के विरुद्ध ये लगातार इस तरीके की हरकतें करते रहे हैं और नाना प्रकार की चीज़ों को उन्होंने पहले भी उठाया है, तो उसको आधार मान के पहले ही हमारी पंचायत ने निकाली है। कोई भी जगह, ये जो जगह हैं, मैं बेच नहीं सकता किसी भी कीमत पे, किसी को बेच नहीं सकता। अगर मेरे को कोई दुकान मकान कुछ बनाना है तो मेरे को पूरी NOC लेना पड़ेगा, पहले तो चर्च से, चर्च के बाद फिर मैं नजूल से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, नगर निगम से परमिशन लूँगा तब बना सकता हूँ। मैं चाहता तो इतनी बड़ी जगह में दुकान ही बना डालता, लेकिन हमने चूँकि अधिकारी होने के नाते कोई दुरुपयोग नहीं किए। उनने किया है जो क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं, 3 बच्चे होने के बावजूद भी सर्विस कर रहे हैं। हमने तो अभी तक प्रहार नहीं किया। ब्यूटी पार्लर कौन नहीं खोलता? अब ब्यूटी पार्लर की बात मैं कर दूं, आज तक मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमेशा दूर रहा। आप मेरे मित्र हैं क्योंकि मैं इसी से उपजा हुआ हूँ। मालिक दिव्य एक्सप्रेस के जो भाई हैं, हाँ भाई रत्नेश के इस पत्र में मेरी बेटी के बारे में छपा। आप ये बताइए, किराए से मैं अपनी बेटी के लिए अगर पार्लर चला रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ? लोगों ने घरों में दुकान बना के रखी है, वो गलत कर रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ? नंबर 1।
नंबर 2, आप जानते मेरी बेटी किस झंझावत से निकली है। बेटियां तो सांझी होती हैं यार, बेटियां तो सांझी होती हैं। मैंने कभी किसी बहन बेटी के लिए कभी और उल्टा बढ़ के मैंने कम से कम 16-17 बेटियों की शादी यहाँ कराया, लेकिन मैंने सामने आके ये नहीं बताया कि मेरे को ये प्रशस्ति पद चाहिए शासन से। 16 शादियाँ कराई। गुड्डू भाई का मैं अच्छा खासा दोस्त रहा हूँ, उन्होंने मेरे को साथ दिया, मैंने उनको साथ दिया हूँ। लेकिन जब ये बेटी वाला मामला आया तो मुझे बेटी और जब संस्था का साथ में आया तो मेरे को सामने आना पड़ा। अगर मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी तरीके के व्यवसाय के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए उसको अगर मैं मजबूत करता हूँ तो एक पिता के नाते में क्या गलत कर रहा हूँ? किसी ने कब्जा किया, मैंने किसी पे कब्जा किया, या मेरी पुलिस में 40 साल में एक भी रिपोर्ट हो तो आप देख लीजिएगा कंगाल के। इन 40 सालों में जब से मैं मसीह समाज की शिक्षा में आया हूँ, एक भी काम दुरुपयोग की तरह किया है तो ये लिख तो सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। वो तो मेरे साथ मांस खाते थे, जैन समाज के थे, खाते थे। वो गलतियाँ किससे नहीं होती? समाज में आदमी रहता है तो छुप के भी करता है। दारू पीते थे, पीते हैं कुछ लोगों के साथ, करें ये मानहानि का दावा। मेरे पे समाज के लोग नहीं लगा रहे हैं। दिव्य एक्सप्रेस का क्या काम था? किसी भी पत्रकारिता में, जीवन में आप किसी के भी लिए लिखते हैं तो उसका एक ये लेते हैं कि नहीं स्लोगन कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, कि बिना ऐसे ही जो मर्जी आए छापे दे रहे। ठीक है, उन्होंने लिखा, लेकिन ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही समुदाय से हैं। मेरे पास भी इतना बड़ा चैनल है, आपने कभी देखा मैंने किसी को ब्लैकमेल किया? शहर में बहुत से प्रताड़ित लोग हैं, आप बोलेंगे तो फिर कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उनको सामने ला देंगे कि उनके साथ किस किस तरीके का व्यवहार किया गया है। उनका ये छापने का है उद्देश्य, मेरे को जो लगा, क्योंकि ये निशिकांत ने नहीं दिया उतना जितना उन्होंने छापा है। बिल्कुल 101% करेगा, हमारा चर्च करेगा, मैं इंडिविजुअल करूंगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं। और जिनने गलतियां किया और जो एडमिन है साइबर क्राइम के, इसमें जाएंगे हम लोग। चर्च के सेक्रेटरी नितिन सहाय ने इस प्रेस वार्ता में बिना लाग लपेट तफसील से जानकारियां साझा की। लगभग 19 तारीख से 23 तारीख तक रोज ही पेपर में आ रहा है। बहुत से लोगों को इसकी सत्यता नहीं मालूम। जिन्होंने कंप्लेंट किया वो भी इससे अनभिज्ञ हैं, उनको भी सत्यता नहीं मालूम कि सत्यता है क्या। अभी सबसे पहला इन्होंने लगाया, हमारे पास महिला सशक्तिकरण और जीविका उपार्जन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए हमको बाहर से पैसा मिलता है। वो विधिवत पैसा आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, जिसका मॉनिटरिंग भी वो खुद ही करते हैं। हमको क्वार्टरली उसका रिटर्न फाइल करना होता है और ईयरली भी रिटर्न फाइल करना होता है। सो उनकी मॉनिटरिंग क्वार्टरली और ईयरली दोनों होती है और हमको उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। और एक भी चीज़ गलत पाई जाती है तो उसका वो एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं और हमको तुरंत जवाब भी देना पड़ता है। इनको ये ही नहीं मालूम, ये एक अकाउंट के पीछे भिड़ गए जो कि FCRA के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत खोला गया है। डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट एक होता है जिसमें हमारा पूरा फंड आता है। उसके बाद हमारे पास यूटिलाइजेशन अकाउंट्स होते हैं जिनको हम ये जिस फंड जिसके लिए फंड आता है उसको हम पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो हमको हिसाब देता है, उसका वो हिसाब बैलेंस शीट भी में भी आता है, जिसकी रिपोर्ट हमको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को करना पड़ता है। सो ऐसे कोई बात नहीं है कि वहाँ अनियमितता की गई हो। हमने उनको इन्फॉर्म भी किए। वो ज़रूरी नहीं है कि उनसे परमिशन ली जाए यूटिलाइजेशन अकाउंट के लिए। डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट हमने परमिशन से ओपन किया, पर यूटिलाइजेशन अकाउंट के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। सिंपल एक लेटर में उनको इन्फॉर्मेशन आप पोस्ट कर दीजिए, और जबकि वो ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अकाउंट, तो किसी चीज़ की कोताही की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। दूसरा पॉइंट जो है, इन्होंने एक अकाउंट को लेके बोला है कि इसमें करीब 90 लाख रुपए थे। क्या हुआ, जब CBS
से अकाउंट कंप्यूटराइजेशन में गया, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया नए अकाउंट में, उसके नंबर हो गए चेंज। वो अकाउंट नहीं बदला, वो एज इट इज ही है, सिर्फ उसके बैलेंसेस नए अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए कोर बैंकिंग के कारण। तो ये एक उनकी वो है। दूसरा इन्होंने लिखा है 2016 में नोटबंदी के समय हमारी संस्था के द्वारा कुछ पैसे जमा किए गए, जिस पे 1 करोड़ 2 लाख रुपए की पेनल्टी आई है। इनको यही नहीं मालूम कि ये 1 करोड़ 2 लाख रुपए की पेनल्टी किस चीज़ की है। हमारी एक संस्था है शहडोल में हॉस्पिटल, जिसके डॉक्यूमेंट्स को असामाजिक तत्वों ने जला दिया, जिसके कारण हम वहाँ का हिसाब इनको नहीं दे पाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सो उसके कारण 2010 और 11 का केस है ये। उसके कारण उन्होंने जो हमारी बाकी की अर्निंग थी उसको पूरी रिसीट्स को इनकम मान के और उस पर उन्होंने डिमांड निकाली, जिसका प्रकरण हम अभी लंबित है और हमने उसके अगेंस्ट में अपील की हुई है। सो ये 2016 का मामला नहीं है, ये 2010 और 2011 का है। तो इनको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है। तीसरी जो मुख्य बात है, वो ज़मीनों के संबंध में हम पे आरोप लगाए गए हैं। हमारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है 1972 का, उसके पहले से हमारे पास जो प्रॉपर्टी हैं उस पे ये रजिस्ट्रीकरण अधिनियम लागू नहीं होता। अगर आप चाहेंगे तो रजिस्ट्रार ने मुझको लिख के दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। सो उसके पहले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कभी कभी दिक्कतें जाती हैं, किसी ने कब्जा कर लिया, हम छुड़ा नहीं पाए। सो हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि जब हम नहीं छुड़ा पा रहे हैं और कोई इसको अगर उनसे छुड़ा सकता है तो वो उसको दे दी जाए। सो इस प्रकार का हमने कलीसिया के हित में ही काम किया, चर्च के हित में। हमने कोई किसी के इंडिविजुअल के हित में काम। ईएलसी एमपी छिंदवाड़ा इकाई द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिल्विया आनंद ने मुखर होकर हर तथ्य स्पष्ट किया। इसमें वही है कि जो फंड होते हैं वो यूटिलाइजेशन अकाउंट है, तो यूटिलाइजेशन अकाउंट को पूरा जो खर्चा एक्टिविटी वाइज होता है वो खर्च होके बाकायदा उसमें ऑडिट से होता है। यानी यूटिलाइजेशन अकाउंट भी ऑडिट होता है, आपके एफसीआरए भी ऑडिट होता है। और अभी तो फिलहाल ये हो गया है कि हर महीने हम लोगों को आईबी में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपने कितना रिसीव किया है और बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो कहीं से कहीं भी आप नहीं उसको वो कर सकते। तो आपके द्वारा ही किया जाता है ना? नहीं, सीए के द्वारा, बाहर के सीए के द्वारा। कहना था कि उसमें वो जो कानून का पालन करने से आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ा। कानून का पालन करने से नहीं, वो लेट फी रहती है। जैसे इवन अपन फॉर्म भी भरते हैं तो कुछ लेट फी टाइम देते हैं कि आप इतना टाइम और हम बढ़ा रहे हैं 10 या 15 दिन, तो ये लेट फी के साथ आप जमा कर सकते हैं। और इसका भी एक मुख्य कारण ये है कि हम लोगों को टाइम पे ऑडिट नहीं मिल पाया। यस, टाइम पे ऑडिट हमारे जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स रहते हैं, इंटरनल ऑडिट बिल्कुल नहीं कोई सीए करता है हमारा। सीए जो है सर्टिफाइड वो ही करते हैं। टाइम पे नहीं मिला, हमको विलम्ब हो गया उसको ऑनलाइन भरने में, इसलिए वो पेनल्टी लगी, लेट फी। रेवरेंड बिशप ई पंचू ने कहा कि तथ्यहीन और पक्षहीन खबर से सारा समाज आहत है। ईएलसी चर्च के बिशप रेवरेंड ई पंचू इस प्रेस वार्ता के दौरान कई बार भावुक भी हुए। सत्य आहत हो सकता है, लेकिन पराजय असत्य की ही होती है। उस शख्स का भी उन्होंने जिक्र किया जिसके कांधे पर रखकर बंदूक चलाई गई। हमारी 4-फोल्ड मिनिस्ट्री 1977 से ही आरंभ हुई। नंबर 1, धर्म की शिक्षा में लोगों को बढ़ाना। नंबर 2, एजुकेशन, शिक्षा। तीसरा जो एक और मिनिस्ट्री हमारी है वो मेडिकल की। आपने बताया मेडिकल में केवल ये 4 अस्पताल गिन रहे, इतना नहीं था। गांव-गांव में डिस्पेंसरियां थी। बिजोरी बोलो, इधर सेजा बोलो, उधर जाओ तो बोरदई बोलो, उधर जाओ तो नीम पानी पाउडर बोलो, वो चिचोली जाओ। गांव में जहां पर शासन नहीं पहुंच पाता था वहां हमारी मेडिकल मिनिस्ट्री गई। तो ये सेवाएं। और लास्ट बच गई
सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसमें ये महिला विकास, सशक्तिकरण और उनका स्वावलंबी बनाया जाना, और इतना ही नहीं कई प्रकार के ट्रेनिंग में बच्चों को भेजना चेन्नई तक, या जहाँ भी हमें ITI के सेंटर मिल गए या कुछ मिल गए हमने किया। अब ये डॉक्टर निशिकांत की मैं बात करना चाहता हूँ, जिसमें आपने ज़मीन का विषय उठाया। उन्हीं से पूछिए कि उनके पास कितनी ज़मीन है, कैसे मिली उनको। उनके पिताजी को एक प्लॉट दिया गया चर्च की ओर से, एक प्लॉट। एक बाई थी इस अस्पताल में, जिला अस्पताल उस समय बहुत छोटे रूप में था, उन्होंने 4-5 बच्चों को घूमते फिरते हुए को पाला। शादी नहीं की थी, एक वार्ड आया के समान थी, अनपढ़ सेजा गांव की। और जब ये मिनिस्ट्री उसकी चर्च ने देखा तो उसे प्लॉट दिया, वो प्लॉट उनने दबा लिया। किसने सर? यही डॉक्टर साहब, ऐसा बताइए। इस परिवार ने दबा लिया वो प्लॉट। उसके बच्चे मांगते रह रहे हैं आज भी, जो अब बुजुर्ग हो गए, उनके नाती पोते हो गए। प्लॉट सुजाना बाई, उनको एक प्लॉट दिया गया, सुजाना बाई का प्लॉट उन्होंने ले लिया। और तीसरा तब उन्होंने रीसेल प्रथा चली, तो अरुण परसन जी को आप लोग पहचानते, जो डेनियलसन में कभी प्रिंसिपल रहे हैं, उनके मार्फत से उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया बाबा साहब का। और अब इलीगली उस प्लॉट पे नर्सिंग होम बना के वे काम कर रहे हैं। हमने कभी आपत्ति नहीं उठाई। समाज में जैसे इन्होंने बताया, उन्हें समाज से अलग किया गया। क्यों किया गया? आप लोग मेरे पे बिफरोगे, बिशप हो गए, क्या कर रहे थे? एक शादी तो मान्य है, हमारे ईसाई समाज में एक शादी मान्य है, और फिर उन्होंने तीसरा विवाह और किया। तो आज 3 बच्चे हैं उनके पास। एक सरकारी एम्प्लॉय के लिए तो बंधन हो गया, 3 बच्चे नहीं कर सकते आप। फरार पटवारी रेशम पवार को पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया ने जानकारी दी। रोको ना, रोको। पवार जी जरा इधर देखो ना। बैठो, चल बेटा बैठो, बैठो ना। रेशम पवार को मिलना है तो हिरासत में लाया था। आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय उसे पेश कर रहे हैं। प्रकरण में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना भी जारी है। सर पूरा मामला क्या था और क्या कहाँ कब तक से पुलिस ढूंढ रही थी, क्या इनाम घोषित किया था? इसमें एक फरियादी जो है श्रीराम चरपे, उनका जो एक जमीन है उसमें 12 नंबर पंजी में उसमें कब्जे में धारी में उसका नाम था। तो आवेदक उसमें जो जमीन मालिक है तेजराम मालवी द्वारा आवेदन दिया गया था कि श्रीराम चरपे की मृत्यु हो गई इसलिए उसका नाम हटाया जाए। उस आवेदन पे जो दूसरा आरोपी जो पटवारी है उसके द्वारा उसको वेरीफाई किया गया कि हाँ वो मृत हो गया है। उसी आधार पे फिर आगे प्रकरण चला है और उसका नाम 12 नंबर पंजी हट गया था। इस पर जब श्रीराम चरपे को जानकारी मिली तो उसके द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत जांच में प्रकरण दर्ज किया गया था। क्या सनीचरा बाजार में एक बार फिर जेब कतरे और गिराकट सक्रिय हुए हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक कॉस्मेटिक दुकान में बैग से 50,000 रुपए पार कर दिए जाने की वारदात सामने आई है। शक 3 युवतियों पर है। चूड़ी का सेट बना था, उतनी देर में ही आखिरी में फैशन कॉर्नर ने तो वहाँ से दे दिया ही, बोले कि पैसा चोरी हो गया। शिकायत कर रहे हैं जी, पुलिस भी आई सर, टीआई साहब भी। पैसा चोरी करने वाला तो वहाँ रुकेगा नहीं ना, वो निकल गया। काउंटर पे पर्स साइड में रखा था, दुकान यहीं पे खड़े थे हम। फिर उसके बाद इन्हें पर्स टांग लिए,
भैया ने बोले पर्स टांग लो, बोले 2-3 कस्टमर अपने कस्टमर टांग लिए। बोलेंगे, आप अपने पर्स उसके से बाद सामान में की पर्स सुविधा भैया के खोलिए। सामने मैंने पैसे ला के रखा। मैं बैंक गया, ICICI बैंक बंद थी, 50,000 रुपये लेके आया था। उसके बाद मैडम के पर्स में यहीं पे रखा दुकानदार के सामने, और उसके बाद में सामान खरीदे 1900 कुछ रुपए का पेमेंट किए। यहाँ से दूसरी दुकान गए, पैसे नहीं है। फिर यहीं जस्ट 2 मिनट में यहीं आ गए, तो यहाँ पे पैसे नहीं मिले पर्स में। बस इतना हुआ। कितने बजे की बात? ये अभी आधा घंटे पहले। आपको क्या लग रहा है क्या हुआ? सर मैं क्या बता सकता, 3 लेडीज़ें आई थी उस बीच में, जो जिनके मुंह बंधा था, और बस 10 रुपए की बिंदी ली, उनने चली गई वो। खबरों की सत्तार को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कुसुम IVF नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। वैश्य महासम्मेलन की संभाग स्तरीय बैठक आज संगठन के प्रांताध्यक्ष पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। संगठनात्मक एकता व सक्रियता के लिए संपन्न इस बैठक में प्रांतीय महासचिव विजय झांझरी और JP नेमा सहित सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। जिला बैठक में उपस्थित हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, सम्माननीय विजय झांझरी जी। मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत सारे विषय रखे, लेकिन मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में जो वैश्य महासम्मेलन ने इस कोरोना महामारी की लड़ाई में जो अग्रिम भूमिका निभाई है, मुझे लगता नहीं कि प्रदेश में और किसी संगठन ने इस तरीके की भूमिका निभाई होगी। अपने निजी कार्यक्रम को परिवर्तित करके उन्होंने हमारे निवेदन को तत्काल स्वीकार किया और कल 12 बजे तय हुआ और आज भाई साहब यहाँ हैं। भोपाल पहुंचना था शाम को 5 बजे, पर मैंने भाई साहब कहीं भी भोजन के लिए रुकेंगे तो कम से कम हमारे साथियों के साथ भोजन हो जाएगा, तो भाई साहब इसलिए भाई साहब ने अपनी सहमति भी दे दी और आज हम लोगों के बीच में है। मैं भाई साहब को एक जानकारी देना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा जिला इकाई ने एक अलग तरीके का कार्य इस कोरोना के समय में किया है। बाकी सब बातें तो JP नेमा जी, रमेश जी, इन सब ने बता दिए। एक विशेष काम जो किया कि एम्बुलेंस लेने का, और एम्बुलेंस के लिए यहां जो बैठे लोग हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। हालांकि एम्बुलेंस का एडवांस देने के बाद भी एम्बुलेंस अभी चूंकि कोरोना के कारण में बनने में दिक्कत आ रही, इसलिए अभी आ नहीं पाई है। 15-20 दिन के अंदर अंदर एम्बुलेंस अपनी आ जाएगी और वो एम्बुलेंस से किसी भी व्यक्ति को इतने नॉमिनल उस पे केवल डीजल खर्च और उसके ऊपर उसको प्राप्त हो जाएगी। ये कार्य वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाई ने की है। स्वागत तो आप सबका, लेकिन ये विशेष स्वागत इसलिए अगर उसमें आपकी बातचीत में सामने वाला वैश्य समाज से संबंधित है और अगर वैश्य समाज का या वैश्य संगठन का उल्लेख नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कमी है। उल्लेख होना ही चाहिए। वो सदस्य है कि नहीं कहीं भी रहता हो, यह आग्रह करना चाहिए। और अगर वो मान लो कहीं दूसरे जिले में भी रहता है, हमारे संपर्क में है, तो हमें उसको सदस्य बना ही लेना चाहिए। उस जिले के वालों को बता देंगे।
पिछले 8-9 महीने पूरी दुनिया ने कोरोना बीमारी के साथ बिताए हैं और अभी कब तक ये चलेगा कहा नहीं जा सकता। लॉकडाउन लगा, महीनों पूरी दुनिया अस्त व्यस्त रही, लेकिन एक सीमा है सरकारों की। लॉकडाउन कब तक रखेंगे, जीवन भी चलाना है और इसलिए कोरोना भी चलेगा और जीवन भी चलेगा। छिंदवाड़ा नगर पालिका के जमाने से छिंदवाड़ा नगर निगम बनने तक पूरे 32 सालों की सराहनीय सेवाओं के बाद सेवानिवृत्त लिपिक अमित भटेले को आज सभी ने शुभकामनाओं सहित भावभीनी विदाई दी। अमित भटेले को लोग बंटी बाबू के नाम से पुकारते हैं। अमित एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी हैं और कोच भी हैं। जाओ सेल्फी मैंने नगर सुधार न्यास से लेकर नगर पालिका नगर निगम 32 साल सेवा दी और आज मेरे लिए एक सुखद अनुभव है कि मैं यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से विदा हो रहा हूँ। मेरे साथी कर्मचारी अधिकारियों का अदम्य सहयोग रहा मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की छिंदवाड़ा इकाई ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर जल, जंगल, जमीन संबंधी अपनी मांगे रखी है। मलेरिया विभाग साफ सफाई का ढोल पीटकर समाज को जागरूक करने वाला सबसे प्राचीन विभाग है, लेकिन विभाग का कार्यालय अगर आप देख लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि निगम की लाख कोशिशों के बावजूद मच्छर पल कहां रहे हैं। मालूम इससे पहले तो ये भी बड़ा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की लाड़ो योजना के अंतर्गत अब वर एवं वधू दोनों पक्ष के निमंत्रण पत्रों में दूल्हा और दुल्हन दोनों के बालिग होने का अभिलेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। कल एक निर्देश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अब वर वधू जो भी होंगे उनकी आयु लिखी जाएगी। क्या इसमें आदेश है, क्या है? ये शासन के लाडो अभियान के अंतर्गत शासन के ही निर्देश हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जो भी है वो अपनी विवाह पत्रिका में वर वधू की विवाह योग्य विधि अनुरूप उम्र मान्य उम्र है ऐसा प्रिंटिंग पत्रिका में वो लिखेंगे। ऐसे शासन के ही निर्देश हैं और उसी क्रम में ये निर्देश जिला स्तर से
जारी किए गए हैं। इसमें क्या फायदा होगा मैडम, क्या लग रहा है आपको? इसमें आम जन में जागरूकता लाने के लिए और अन्य जो भी लोग विवाह कार्यक्रम से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, ढोल बाजे गाजे वाले हों, इनके लिए भी इस प्रकार की है कि वो अपने यहाँ भी ये निर्देश लगाए। तो जन जागरूकता के लिए ही इस प्रकार की कार्यवाहियां की गई हैं। बाल विवाह ना हो, बाल विवाह ना हो और कम उम्र के बच्चों को शादी के लिए बाध्य न किया जाए और इस 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका, 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की शादी ना हो, इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए ये प्रयास किए जाए। अगर मैडम ऐसा होता है और बैंड बाजे वगैरह राशन वो कार्ड वाले फंसते हैं तो उनको भी कार्रवाई होगी क्या? शासन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी जो सम्मिलित होंगे उसमें? जी। 24 नवंबर से प्रारंभ बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन आज पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस मौके पर एसडीएम अतुल सिंह मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल प्रोत्साहक इंद्रजीत सिंह बैस ने की। बीएसएनएल के टीडीएम तथा छिंदवाड़ा तहसीलदार महेश अग्रवाल के साथ डीसीए प्रेसिडेंट जेपी सिंह विशिष्ट अतिथि थे। ये नंबर 2 टीम है सर। और उमरा नाला के कोच फटीक से लड़े निवेदन ये जिले का गौरव है सर। आगामी एक्सपेक्ट कर रही 4-5 साल से अनुभव साहब। अरे बहुत अच्छा खेलता है, आप देखिए, आप बहुत अच्छा खेलता सर। आप जिला बैडमिंटन संघ द्वारा 24 से उद्घाटन हुआ था, जो कि आपने देखा, और आज उसका विधिवत समापन हुआ। समापन अवसर पर एसडीएम साहब, आरटीओ साहब और तहसीलदार साहब और टीडीएम बीएसएनएल के छिंदवाड़ा सभी ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और लगभग 30,000 के इनाम बैडमिंटन संघ द्वारा बांटा गया, जो कि एक साल हो चुका, यानी खेल कुछ भी नहीं हुए थे, तो बच्चों में बहुत आज उत्साह है और बहुत उमंग के साथ बच्चों ने खेला और एक नया प्लेटफार्म मिला। ग्रामीण लोगों से दूर दराज के लोग आए तो बैडमिंटन संघ ने उन्हें एक प्लेटफार्म दिया और आगे भी इसी प्रकार टूर्नामेंट हम लोग जारी रखेंगे। आगे फुटबॉल और कबड्डी और वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा आगामी समय में, जिससे कि ग्रामीण के लोगों को एक प्लेटफार्म मिल सके। जी, वाइस में विजेता टीम कहाँ से है? विजेता टीम परासिया कन्हान की है। गर्ल्स में दोनों में, और उप विजेता छिंदवाड़ा। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। टीएमसी ने एमपी छिंदवाड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गलत खबर पर जताया ऐतराज, व्यक्तिगत आरोप खारिज। क्या शहर में सक्रिय हुआ गिरहकट महिला गिरोह, सनीचा में ग्राहक के पर्स से गायब हुए 50,000।
फरार पटवारी रेशम पवार मथुरा से गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की सफलता। और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन, बरासिया विजेता, छिंदवाड़ा उप विजेता। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।